हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। लेक्चर नॉट स्टार्टेड येट, बट लेक्चर तो ये स्टार्टेड है। हेलो 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 हेलो, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। वेट 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 वेट, स्लाइड मैप लगा देता हूं मैं। लेकिन फिजिक्स लिजेंड हो गया। एनसीईआरटी डिस्कशन, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यस, डन डन डन। चलता है क्या 2.5 से 4.5। हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर यकीन 2.0 बैच में। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 12th का फिजिक्स। जैसा कि आपने देखा कि हमने 11th का फिजिक्स सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है और उसमें सारी ही चीज मैंने पढ़ा दी आपको। कुछ छोड़ा तो नहीं है? रिलेटेड टॉपिक में कुछ छोड़ा है क्या? रिलेटेड टॉपिक में ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं, हमने सारा ही चीज कवर किया है। रिलेटेड टॉपिक में कुछ भी नहीं छोड़ा, हमने सारा चीज कवर कर लिया है। तो हमने कंप्लीट आपको 11th क्लास पूरा करा दिया, पूरे डिटेल में करा दिया। हाँ, उसका रिवीजन शेड्यूल हम जल्दी आपको दे देंगे, बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग शुरू कर रहे हैं 12th क्लास का पहला चैप्टर, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के स्टार्टिंग के उपलक्ष्य में 2-4 बातें कर लेते हैं अपन कि आगे हमारी तैयारी कैसी रहने वाली है। तो 2-4 बातें कर लेते हैं। यकीन 2.0 में फाइनली हम लोग 12th क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, कंप्लीट 11th खत्म करके। आज हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का पहला लेक्चर है, ठीक है। तो अगर आपका बैकलॉग कहीं से रह गया है तो क्या आप 12th स्टार्ट कर सकते हैं? 12th स्टार्ट कर सकते हैं विथ बैकलॉग? तो माय आंसर इज यस। बैकलॉग, लॉग पता नहीं क्या होता है, स्पेलिंग देख लेना, बताना मत। मैं इच्छुक नहीं हूं सीखने में, नहीं आता तो नहीं आता, ठीक है ना। तो अगर 12th स्टार्ट कर सकते हैं बैकलॉग, तो मेरा जवाब है हाँ, स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इस 12th के स्टार्टिंग में आपको 3 सेक्शन बहुत अच्छे से आना चाहिए। वेक्टर, बेसिक मैथ और ग्रेविटेशन। आप 12th की फिजिक्स स्टार्ट कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। अगर आपने एसएचएम नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, आपने वेव नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, आपने थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 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 आप वेक्टर, बेसिक मैथ और ग्रेविटेशन जरूर पढ़ लीजिए। ये 3 चैप्टर जरूर पढ़ लीजिए। और ये 3 चैप्टर पढ़ने से फायदा क्या होगा कि जब आप इसको पढ़ के आएंगे ना, तो इलेक्ट्रोस्टैट के साथ इसका रिवीजन हो जाएगा। तो एक तीर में 2 शिकार हो जाएगा। तो चाहे तुम्हारा पूरा 11th ही क्यों ना बैकलॉग हो, ये नहीं होना चाहिए। ये कर लेना, बेसिक मैथ और वेक्टर कर लेना, पूरा इलेक्ट्रोस्टैट तुम्हें समझ आएगा, इसकी गारंटी मेरी है। तो ठीक है, 2-3 हमारे बैकलॉग हैं, वो कैसे कवर करेंगे? तो अब 10 लेक्चर पीछे चल रहे हैं, 20 लेक्चर पीछे चल रहे हैं, तो आप आराम से 10-20 लेक्चर पीछे चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका 10 दिन लेट सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, अपने आप पेज से चलते रहिए, कभी कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपका 2 या 3 चैप्टर बैकलॉग है, 2-3 चैप्टर से ज्यादा बैकलॉग है, तो आप फटाफट क्रैश कोर्स से पढ़ लीजिए। क्रैश कोर्स के लेक्चर मैंने यकीन 2.0 में दिया हुआ है। ज्यादा नहीं, 2 तो 3 लेक्चर में पूरा चैप्टर पढ़ाया है। यकीन मानो, कोई भी एक चैप्टर पूरा क्रैश कोर्स से पढ़ लो, तुम नहीं पछताओगे, ये मेरी गारंटी है। नहीं पछताओगे, ये मेरी गारंटी है। यस सर, 2-3 चैप्टर बैकलॉग, कोई दिक्कत नहीं है। टेंशन छोड़ो, बिल्कुल टेंशन छोड़ो, और जाके यहां पे क्रैश कोर्स के लेक्चर से पढ़ लो, नहीं पछताओगे, ये मेरी गारंटी है।
अगर आपका 2-3 चैप्टर बैकलॉग है तो तुरंत से जाके क्रैश कोर्स के लेक्चर से पढ़ लो, नहीं पछताओगे, ये मेरी गारंटी है 200%। ठीक है, तो इसका ध्यान रखें। तो ठीक है, अब आगे क्या करना है? आगे मैं आपको 11th क्लास का बहुत जल्दी ही रिवीजन शेड्यूल दे दूंगा। उस रिवीजन शेड्यूल से हम लोग रिवीजन करेंगे। उसमें यकीन 2.0 प्लस लक्ष्य वाले दोनों ही होंगे और दोनों का एक साथ हमारा 11th का रिवीजन होगा। अच्छी बात है कि आपका भी 11th खत्म हो गया है और उनका 12th खत्म हो गया। उनको भी 11th रिवाइज कराना है, आपको भी कराना है, तो दोनों को साथ साथ में हम रिवाइज करा देंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है यही पढ़ेंगे। इसी सेक्शन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि व्हाट आर द इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है ना, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, आइए थोड़ा 12th क्लास के सिलेबस पे नजर डाल लेते हैं। तो 12th क्लास के सिलेबस पे अगर मैं नजर डालूं तो सबसे बड़ा जो सेक्शन है वो है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हर क्लास में आपको चार्ज के बारे में पढ़ना है। चार्ज एंड चार्ज के बारे में पढ़ना है। हर क्लास में आपको चार्ज के बारे में पढ़ना है। इस सेक्शन में टोटल 7 चैप्टर आते हैं। 7 चैप्टर में आपको मैं बता दूं, सबसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, 2 चैप्टर। तीसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट। चौथा चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। पांचवा चैप्टर है मैग्नेटिज्म। छठा चैप्टर है ईएमआई। सातवां चैप्टर है एसी और 8वां चैप्टर है ईएम वेव। सॉरी, टोटल 8 चैप्टर आते हैं। इसको एक मान लेते इसलिए, ये तो अलग अलग है दोनों। और इसमें मैं कह सकता हूं कि टोटल 60 से 65% सिलेबस 12th क्लास का इसी सेक्शन में इंक्लूड होता है। मतलब जैसे आप 11th क्लास में मैकेनिक्स कहते हो, 11th क्लास में मैकेनिक्स कहते हो कि स्टार्टिंग से यूनिट एंड डायमेंशन, 1D, 2D, सर्कुलर मोशन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, सेंटर ऑफ मास, कोलिजन एंड रोटेशनल डायनेमिक्स, पूरा मिला के जो सेक्शन बनता है, उसी सेक्शन को हम यहां से कंपेयर कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जैसे 11th क्लास का मैकेनिक्स, 12th क्लास का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में टोटल 8 चैप्टर आते हैं। पहला है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, बहुत बड़ा सा। दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस, बहुत बड़ा। तीसरा इलेक्ट्रिक करंट। चौथा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। पांचवा मैग्नेटिज्म। छठा ईएमआई। सातवां एसी। 8वां ईएमवे। ये पूरा एक ही यूनिट है, एक ही सेक्शन है, एक ही किताब है, एक ही पूरा यूनिट है। इसके बाद आता है आपका ऑप्टिक्स, जिसमें हम रे एंड वेव ऑप्टिक्स कहते हैं। उसके बाद आता है मॉडर्न एंड सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में भी ट्रांजिस्टर बेटा हटा दिया, ट्रांजिस्टर बिल्कुल भी मेंशन नहीं है कहीं भी। तो सेमीकंडक्टर बहुत छोटा सेक्शन हो गया, मॉडर्न बहुत छोटा सेक्शन हो गया। ऑप्टिक्स ये पूरा मिला के तुम 30-35% सेक्शन कह सकते हो, 35% से 40% कह सकते हो मैक्सिमम, पूरा का पूरा यहां पे। हाँ, ग्रेविटेशन अगर आपने नहीं किया क्रैश कोर्स से कर लीजिए, 3-4 दिन में हो जाएगा अच्छे से। फिर आप यहां से कंटिन्यू कर लीजिएगा इलेक्ट्रोस्टैट। ठीक है, ओके, शुरू करते हैं। तो आइए, अब से 2 महीने तक मिनिमम जो सेक्शन चलने वाला है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और उस 2 महीने के हर लेक्चर में जो आप वर्ड सुनेंगे वो सुनेंगे चार्ज। तो आखिर ये चार्ज होता ही क्या है? चार्ज क्या होता है? व्हाट इज चार्ज? तो सबसे पहले आप समझिए कि कोई भी चीज जब आप फिजिक्स में डिफाइन करते हैं तो उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, फिजिकल मीनिंग होता है। उसी तरीके से जिस तरीके से, जैसे मान लो तुम हो, ये तुम्हारी बॉडी है, चलो मान लो ये तुम हो, ये तुम्हारी बॉडी है। तो अब तुम्हारी बॉडी की भी कुछ प्रॉपर्टीज है। क्या प्रॉपर्टीज है तुम्हारी बॉडी की? तो तुम्हारी बॉडी बैगन जैसी है, ये तुम्हारी बॉडी है, ये तुम्हारी बॉडी बैगन जैसी है। अब बैगन जैसी शकल होना अपने आप में तुम्हारी एक प्रॉपर्टी है। अब इस प्रॉपर्टी के वजह से इसके कुछ सब इफेक्ट भी होंगे। सब इफेक्ट क्या है? सब इफेक्ट है कि तुमसे लोग दूर भागते हैं। तो तुमसे दूर क्यों भागते हैं? क्योंकि तुम्हारा शकल दिखने में खराब है। तो कैसे डिफाइन करोगे कि योर शकल इज अ प्रॉपर्टी ऑफ योर बॉडी ड्यू टू विच
लोग भागता दूर फ्रॉम यू, ये तो डेफिनेशन होगा भाई। और क्या होगा कि व्हाट इज बैगन जैसा शकल? बैगन जैसा शकल इज अ प्रॉपर्टी ऑफ योर बॉडी। बैगन जैसा शकल इज अ प्रॉपर्टी ऑफ योर बॉडी, जिससे लोग तुमसे रिपेल होकर दूर भागता है। और लो सेंसिटिविटी। लो सेंसिटिविटी क्या होता है? लो सेंसिटिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ योर नेचर ड्यू टू विच you don't feel bad if anyone hurt you, like low sensitive, एकदम लो सेंसिटिव मतलब तुम्हें आके कोई जूता मार के चला जाए कोई बात नहीं कोई तुम्हें गाली देके चला जाए, एकदम लो सेंसिटिव हो, एकदम लो सेंस, कोई फर्क नहीं पड़ रहा दुनिया पे। कुछ जैसे कुछ सम बोल रहा हूं मैं, सम कुछ लड़कियां होती है साहब, कुछ लड़कियां होती है एकदम हाई सेंसिटिव, उसकी तरफ कोई देख ले भी ले, है हमको ऐसे कैसे देख लिया, उसको घर में कोई बोल दे हमको ऐसे कैसे बोल दिया, हमको ये क्यों कह दिया, हमको वो क्यों कह दिया, एकदम हाई सेंसिटिव। तो दो तरह के लोग होते हैं, लो सेंसिटिविटी एंड हाई सेंसिटिविटी। यू आर वेरी लो सेंसिटिविटी, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई गाली देके चला जाए, कोई लात मार के चला जाए, कोई बकवास करके चला जाए, कोई तुम पे कुछ भी कह के चला जाए, थप्पड़ मार के चला जाए तो दिस इज योर प्रॉपर्टी। यू डोंट फील बैड when anyone hurt you by word, by hand, by beating, you don't feel bad. This is the sign of enlightenment. And you are very, Ramlal ki property, you are very dark, black, and black is the property of your body due to which you absorb all the radiation falling on you. मतलब ब्लैक होना, तेरा कालापन होना, ये तेरी प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी? यू एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन फॉलिंग ऑन यू। तेरी जो क्या होता है, रिफ्लेक्टेंस वो जीरो है, तेरा ट्रांसमिटेंस भी जीरो है, तेरा एब्जॉर्बटेंस 1 है बेटा, सारा एब्जॉर्ब करके रख ले, तो तेरी इमिसिविटी भी 1 है। ब्लैक कलर होना अपने आप में तेरी क्या है, प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से जितनी रेडिएशन तुम पे फॉल करती है, तुम सारा क्या कर लेते हो, एब्जॉर्ब कर लेते हो। हाँ, इतनी सारी प्रॉपर्टी, हाँ भाई बहुत। एक और तेरी प्रॉपर्टी है, यू आर अ टाइप ऑफ बॉडी जो नहाता नहीं है, जिससे दुनिया का पानी बहुत बचता है। वेरी यूजफुल फॉर द इन्वायरमेंट ऑल्सो, यू आर वेरी यूजफुल फॉर द इन्वायरमेंट ऑल्सो। तो बॉडी की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी की वजह से उसके कुछ इफेक्ट्स होते हैं। हर प्रॉपर्टी के साथ एसोसिएटेड कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा, हर प्रॉपर्टी के साथ एसोसिएटेड कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। You have so much properties, and due to these property you have so many effects, you carry so many effects. E is emissivity, your emissivity is 1, emissivity is 1. You carry so many properties due to which you have a lot of effects. You are very environmental friendly, very environmental friendly. सोच गया? वाओ। उसी तरीके से तेरा मास भी, तेरे पास जो मास है वो भी तेरी एक प्रॉपर्टी है। इसके वजह से तू क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो देखो मास क्या होता है। सबसे पहले 9th क्लास में मास का डेफिनेशन पता है क्या पढ़ा था तुम्हें? क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी। क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी, कंटेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। मास का एक्चुअल में डेफिनेशन यही होता है। What is mass? Mass is a quantity of matter contained in a body. डेंसिटी भी डिफाइन करते हो, तो डेंसिटी कैसे डिफाइन करते हो? तो डेंसिटी तुम डिफाइन करते हो, टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर डिवाइडेड बाय इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में है। तो जितना ज्यादा मास हो और एकदम कम वॉल्यूम हो तो बोलते हैं हाईली पैक्ड मैटर है। बेटा डेंसिटी हाई का मतलब क्या? डेंसिटी हाई का मतलब ज्यादा मास कम वॉल्यूम में, तो बोलते हैं हाईली पैक्ड और डेंस्ड मटेरियल है। हाईली पैक्ड है, जैसे न्यूक्लियस की डेंसिटी बहुत हाई होती है, और डेंसिटी मान लो कम है, मतलब कम मास है और ज्यादा वॉल्यूम है, तो लो डेंस्ड बोलते हैं, प्लास्टिक वगैरह। हाँ, अब मास का एक डेफिनेशन ग्रेविटेशन में मैंने तुम्हें अलग लिखवाया था। क्या लिखवाया था बता? मास इज नथिंग बट अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच
इट अट्रैक्ट एवरी अदर मैटर इन द यूनिवर्स, मैटर इन द यूनिवर्स बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब मास एक बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी है जो दुनिया के दूसरे हर मैटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसको कहते हैं मास। तो मास क्या है? मास डिफाइन होने के लिए भी क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी, और मास एक बॉडी की प्रॉपर्टी भी है जिसके वजह से वो दुनिया के हर दूसरे मासेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो ये मास की तो प्रॉपर्टी हो गई। ग्रेविटेशनल फोर्स इज नथिंग बट अ प्रॉपर्टी ऑफ मास, इफेक्ट ऑफ मास, आई एम सॉरी, इफेक्ट ऑफ मास। और आगे जब तुम 12th के लास्ट चैप्टर में जाओगे तो पता है मास का डेफिनेशन क्या पढ़ोगे? मास इज अ नथिंग बट फॉर्म ऑफ एनर्जी। मास इज नथिंग बट फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी किसने दिया था? आइंस्टाइन चाचा ने। E बराबर mc²। जैसे एनर्जी के बहुत अलग अलग फॉर्म होते हैं, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, उस तरीके से मास एनर्जी। मास एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी पॉसेस इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मास। like kinetic energy is the energy stored due to motion. Kinetic energy is nothing but energy due to its motion. Kinetic energy is energy due to its motion. Similarly, potential energy is energy due to shape, size and position. And mass energy is due to mass. What is mass? Mass is energy. Mass is energy. That's it. Like sound energy. Sound is a form of energy. Light is a form of energy. Kinetic is a form of energy. Potential energy. Like mass energy. Mass क्या है? एक form of energy. तो भाई मास का डेफिनेशन अब तुम क्या मानोगे? हर स्टैंडर्ड के हिसाब से 9th क्लास में जब तक पढ़ते थे तब तक, फ्लूइड लॉ जब तक पढ़ते थे ये पढ़ते थे, ग्रेविटेशन में मास की एनर्जी ये अब डेफिनेशन ये पढ़ते थे, और मॉडर्न फिजिक्स में मास की डेफिनेशन ये पढ़ते थे। ओके, और मोटा मोटी तुम ये कह सकते हो किसी भी बॉडी का मास उसकी वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस और प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसी तरीके से बॉडी की वेरियस प्रॉपर्टी, लाइक उसका कलर, लाइक उसका नेचर, लाइक उसकी डेंसिटी, लाइक उसकी रेसिस्टिविटी, लाइक उसकी इलास्टिसिटी, हर बॉडी की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। उसी तरीके से एक प्रॉपर्टी है उसका चार्ज। चार्ज इज नथिंग बट अ प्रॉपर्टी लाइक मास, like elasticity, like color, like emissivity, like density। उसी तरीके से बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी एंड प्रॉपर्टी के जैसा ही चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच it experience or produce electromagnetic interaction, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कह सकते हो। प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। मतलब चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी पे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता है, फोर्स अप्लाई करता है, या क्या करता है? एक्सपीरियंस करता है। क्या करता है? एक्सपीरियंस करता है। जैसे मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, उस तरीके से चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में दोनों आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक। अब यहां पे आगे हम चर्चा करेंगे कि ये प्रॉपर्टी डेवलप कैसे होती है। पहले तो एक चीज समझ में आया ना कि इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है? इस प्रॉपर्टी की वजह से इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स लगता है या ये प्रोड्यूस करता है। जैसे मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है। जैसे मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है। और ये कौन सा फोर्स लगाएगा, ये चार्ज के स्टेट पे डिपेंड करता है। जैसे आपने जब काइनेमेटिक्स पढ़ना शुरू किया था तो बॉडी की बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि बॉडी रेस्ट में होगा या मोशन में होगा। मोशन में होगा तो दो स्टेट हो सकते हैं उसको, एक होगा कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो या एक्सेलरेटेड है। यही तीन अलग अलग चीजें पढ़ी थी। हाँ, ये सारी चीजें आपको नोट्स में लिखना है, बिल्कुल लिखना है, ये सब लिखना है अच्छे से।
सब अच्छे से लिखना। अरे मास का डेफिनेशन लिखना भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मास ये भी कहते हैं, ये भी कहते हैं, ये भी कहते हैं, लिख। ये प्रॉपर्टी है बॉडी, ये चार्ज की डेफिनेशन लिख। चार्ज, तो चार्ज की 3 स्टेट हो सकते हैं, या तो चार्ज रेस्ट में होगा, या चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा हो, एक्सेलरेटेड हो। आपने काइनेमेटिक्स में ये 3 फिजिकल क्वांटिटी पहले पढ़ा है कि चार्ज या तो कोई भी बॉडी या तो रेस्ट में होता है, या कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, एक्सेलरेटेड है। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन रेस्ट में रखा हुआ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड या ईएम वेव जैसी कोई चीज प्रोड्यूस नहीं करता। जैसे आपने वेव पढ़ा है ना, उसी तरीके से ईएम वेव होता है, लाइट वेव होता है, वो भी चार्ज से ही प्रोड्यूस होता है, लेकिन रेस्ट में रखा हुआ चार्ज वो वेव प्रोड्यूस नहीं करता। कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी करता है, लेकिन ईएम वेव नहीं करता है। और अगर एक्सिलरेटेड चार्ज हो, क्या हो, चार्ज एक्सिलरेटेड हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी करता है, ईएम वेव भी करता है। तो ये पता है एनसीईआरटी के पूरे 2 पेज में ये पूरा कहानी लिखा हुआ है, लेकिन इसको याद रखने का बड़ा आसान तरीका मैंने ढूंढा कि सबसे पहले एक टेबल बनाओ चार्ज का, और चार्ज की पहली स्टेट क्या होगी, रेस्ट वेलोसिटी एक्सीलरेशन, यही तो लिखोगे, रेस्ट वेलोसिटी एक्सीलरेशन। और सबसे पहला इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले पढ़ते हैं 12th में, फिर पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड, और फिर पढ़ते हैं ईएम वेव। आपको क्या करना है कि जो पहले पढ़ते हैं उसको लिखो। तो चार्ज में पहले हम रेस्ट पढ़ते हैं, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी, फिर एक्सीलरेटेड, और चार्ज से रिलेटेड पहली इफेक्ट आती है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, फिर ईएम वेव। पहला टिक 2 क्रॉस, 2 टिक 3 क्रॉस, और तीनों ही टिक। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की एकदम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो गई। चार्ज रेस्ट में है, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, या एक्सीलरेटेड, तीनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। मैग्नेटिक फील्ड तभी आएगा जब चार्ज मोशन में है। अब वो मोशन कैसा भी हो, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। रेस्ट से मैग्नेटिक फील्ड नहीं आता है। और ईएम वेव तभी आएगा जब चार्ज क्या हो, एक्सीलरेटेड हो। मेरी बात और मेरे बातों पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। कहीं चार्ज की एग्जिस्टेंस है, अगर चार्ज रेस्ट में हो, वेलोसिटी से हो, एक्सीलरेटेड हो, रेस्ट में हो, वेलोसिटी से हो, या एक्सीलरेटेड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी इंट्रिंसिक, उसकी जड़ की प्रॉपर्टी है, उसके अंदर समाया हुआ प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज रेस्ट में तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वेलोसिटी तो भी आएगा, एक्सीलरेशन में तो भी आएगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तभी है जब चार्ज मोशन में होगा। मोशन कैसा है फर्क नहीं पड़ता, मैग्नेटिक फील्ड तभी आएगा जब चार्ज मोशन में आएगा। रेस्ट में है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा, और ये में तभी आएगा जब एक्सीलरेटेड है। तो तुम्हें क्या करना है, रेस्ट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ईएम वेव, पहले 1 2 क्रॉस, पहले 1 टिक 2 टिक, ये क्रॉस, और बाद में तीनों टिक, 1 टिक 2 क्रॉस, 2 टिक 1 क्रॉस, फिर तीनों ही टिक। याद हो गया, याद हो गया, याद हो गया। नीट 2015 का सवाल है कि कौन सा चार्ज ईएम वेव प्रोड्यूस करता है, एक्सीलरेटेड चार्ज ईएम वेव प्रोड्यूस करता है। इसीलिए तो ईएम वेव लास्ट में पढ़ते हैं, इसीलिए तो ईएम वेव लास्ट में पढ़ते हैं, इसीलिए तो ईएम वेव हम एकदम लास्ट में पढ़ते हैं भाई साहब। ओके, तो मास का डेफिनेशन यहां पे लिख दे, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, मास इज नथिंग बट अ फॉर्म, वही दोबारा रिपीट किया मास का डेफिनेशन। उसी तरीके से चार्ज भी होता है। चार्ज क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अप्लाई और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अप्लाई और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब बात करते हैं चार्ज की एग्जिस्टेंस आती कहां से। सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं कि चार्ज आखिर जो कुछ भी है पैदा कैसे लेता है। तो चार्ज की जो कैलकुलेशन है, चार्ज का जो अपीयरेंस है, चार्ज एक प्रॉपर्टी है, वो आती कैसे है, वो आती कैसे है, वो आती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के गणित से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के कंपैरिजन से, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के तुलना से। हां, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की तुलना से कैसे, आइए समझाते हैं। मान लो कोई एक न्यूक्लियस लिया, सवाल भी लिखा है, हाउ डज अ बॉडी अटेन एनी चार्ज। बॉडी के अंदर चार्ज कैसे आता है, एक बॉडी के अंदर चार्ज कैसे आता है। जैसे मान ले तू एक इंसान है, ओह माय गॉड, ब्लंडर मिस्टेक, सॉरी, तू एक प्रकार का जानवर है। अब ठीक है, इंसान बोल देना यार, तुम्हारी बेइज्जती नहीं है। इंसान की एक क्वालिटी होती है जो भगवान फुर्सत में बनाते हैं, तुमको तो भगवान एकदम उसमें जल्दीबाजी में बनाया है, सॉरी। तो मान ले तू एक जानवर है, एक प्रकार का इंसानी जानवर है, और तुम्हारे अंदर 4 अच्छाइयां हैं और 4 बुराइयां हैं, 4 अच्छाइयां हैं 4 बुराइयां हैं। तो तुमको मैं कैसा है आदमी मानू, मालूस, यस। अरे भाई, जानवर भी बोला है तो इंसानी जानवर बोला है ना, इंसानों के बीच रहने वाला जानवर।
इंसानी जानवर है, तो वेरी मच इन्वायरमेंटल फ्रेंडली इंसानी जानवर। इंसानी जानवर, यू आर इंसानी जानवर, वेरी मच फ्रेंडली टू द इंसान के बीच में रहता है, इंसान जैसा दिखता है, लेकिन फिर भी इंसान को पता नहीं लगने देता कि तू जानवर है। मतलब यू आर वेरी मच इवॉल्व्ड। ये तेरी प्रॉपर्टी है, ये तो इंसानों के जैसा दिखता है, इंसानों के जैसा बिहेवियर है, इंसानों के जैसा सब कुछ है तेरा, लेकिन इंसान को पता ही नहीं लगने देता कि तू क्या है। नया तरह का है, चल कोई बात नहीं। हाँ, मालूस कहते हैं इसको। देख, तो तेरे अंदर 4 अच्छाइयां हैं, 4 बुराइयां हैं, तो तुम्हें मैं क्या बोलूंगा? तो न्यूट्रल बॉडी है, तेरे अंदर 4 अच्छाई भी है, 4 बुराई भी है, तो एकदम न्यूट्रल है। हाँ सर, न्यूट्रल है। अगर मान ले मैं तुम्हें बोलूं कि तू अपनी एक बुराई अपने अंदर से हटा दे, सारी बुराई हटाना तो मुश्किल है, एक बुराई अपने अंदर से हटा दे तो क्या बन जाएगा? अच्छा इंसान बन जाएगा। तेरी बुराई तेरे में कम हो जाएगी, अच्छाई बढ़ जाएगी। अच्छा, मैं तेरे अंदर बोलूं कि तू अपने अंदर एक बुराई बढ़ा ले, 5 बुराई 4 अच्छाई, तो इंसान कैसा हो जाएगा? बुरा हो जाएगा। तो एक्चुअल में कोई भी अच्छा इंसान में सिर्फ अच्छाइयां होती नहीं, मतलब ये फैक्ट है, ये मतलब जीवन की सच्चाई है, ये वास्तविकता है। अगर कोई अच्छा, तुम कहते हो कि ये आइडियल है मेरा, ये अच्छा इंसान है, उसमें सारी चीज अच्छा हो ही नहीं सकता है। जैसे मैं, सारी चीज अच्छा हो ही नहीं सकता है, बोलना नहीं आता, चिल्ला देता हूं, पागल आदमी हूं। तो कोई भी चीज, मतलब कोई भी इंसान अच्छा का मतलब सिर्फ अच्छा नहीं होगा, ऐसा है कि उसमें कोई बुराई नहीं होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। और कोई इंसान बुरा है, इसका मतलब ये हो ही नहीं सकता कि उसमें कुछ अच्छाई ना हो, उसमें अच्छाई है, लेकिन उसकी बुराई ज्यादा है, अच्छाई कम है, इसलिए हम उसको बुरा इंसान बोल देते हैं। और किसी इंसान को हम अच्छा इसलिए बोल देते हैं, किसी इंसान को अच्छा इसलिए बोल देते हैं कि उसमें ज्यादा अच्छाई है, बुराई कम है। तो तुम जिसका भी नाम लो, जिसका भी नाम लो, हां जिसका भी नाम लो, तुम ये कह ही नहीं सकते कि सब चीज उसमें अच्छा है। इसका मतलब यह हुआ कि आज तक तुम्हें उसकी बुराई देखने का मौका नहीं मिला। एकदम हर्ट टू हर्ट बोल रहा हूं, एकदम हर्ट टू हर्ट बोल रहा हूं। अगर तुमने आज तक किसी में, चाहे मैं अपना एग्जांपल देता हूं कि मैं अपने पेरेंट्स में आज तक सारी चीजें अच्छाई देखी, मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स सब कुछ एकदम अच्छे हैं, इसका मतलब यह है कि मैंने उनकी बुराई आज तक देखी नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि दुनिया में कोई अच्छा इंसान है मतलब वो एकदम अच्छा है, उसके अंदर कोई बुराई है ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये भगवान ने जो बनाया है, ये कलाकृति, भगवान ने ये जब दुनिया बनाया था, तो दुनिया जो डिजाइन किया है, उस डिजाइनिंग में ही ये मतलब ये फंडामेंटल कंसेप्ट है भगवान की दुनिया बनाने में, कि वो इंसान के ऊपर छोड़ दिया उन्होंने। तो उसमें कुछ अच्छाइयां और कुछ बुराइयां दोनों आएगी ही आएगी। तुम्हें बुरा लगेगा सुन के, तुम किसी का भी नाम ले लो, तुम किसी का भी नाम ले लो, तुम बहुत सारे लोगों का नाम ले लो, किसी का भी नाम ले लो, कहो कि उनमें सिर्फ अच्छाई है, हो ही नहीं सकता, उनकी बुराई तुम्हें देखने का मौका नहीं मिला। ठीक है, ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है बेटा, ये दुनिया की सच्चाई है। देयर आर लॉट ऑफ बैड थिंग इन मी, शायद वो तुम्हें सामने नहीं आया इसलिए तुम नहीं जानते हो। ठीक है, आओ देखें। तो जब हम किसी एटम की बात करते हैं, एटम बिल्कुल हमारे जैसा होता है, उसकी अच्छाइयां, उसकी पॉजिटिविटी उसके कोर में होता है। देखो, मान लो मैंने माना कि एक एटम है जिसके 4 प्रोटॉन है, प्रोटॉन की चार्ज होती है प्लस ई। प्रोटॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसका चार्ज होता है बेटा प्लस ई, और चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन होता है माइनस ई। दोनों पार्टिकल बिल्कुल अलग तरह के होते हैं, लेकिन उसमें चार्ज एकदम इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर के होते हैं। तो जैसे हम हैं वैसे ही क्या है, एटम है। एटम की अच्छाइयां उसका प्रोटॉन और बुराइयां उसका इलेक्ट्रॉन। तो इसमें मान लो कि 4 इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट में घूम रहे हैं बाबा, 4 इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट में घूम रहे हैं, 4 प्रोटॉन यहां है। न्यूट्रॉन भी होता है, तो न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, वो होता है, मान लो 4 न्यूट्रॉन भी है, लेकिन हम न्यूट्रॉन नहीं लिखेंगे क्योंकि न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है। तो 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके पास 4 पॉजिटिव चार्ज है, 4 निगेटिव चार्ज है। तो जितनी इसकी पॉजिटिव चार्ज हो गई प्लस 4e और माइनस 4e, तो टोटल चार्ज इसका क्या हो जाएगा 0। तो टोटल चार्ज 0 को हम कहते हैं नेट चार्ज 0, मतलब न्यूट्रल। तो न्यूट्रल बॉडी इज ऑल्सो मेड अप
ऑफ, अंग्रेजी बोल रहा हूं, तेरा ध्यान से सुनना, मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल। ओह, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना था, न्यूट्रॉन क्यों लिख दिया, सॉरी। मतलब एक न्यूट्रल बॉडी जो हम कहते हैं, न्यूट्रल बॉडी खुद चार्ज्ड बॉडी से मिलकर बनी होती है। क्या दुनिया में कोई ऐसी बॉडी है जो बिल्कुल ही चार्ज ना हो? असंभव। क्या दुनिया में एक ऐसी बॉडी है जो न्यूट्रल है? हां, बहुत सारी बॉडी है जो न्यूट्रल है। न्यूट्रल बॉडी किसको बोलते हैं? जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो। अब किसी तरीके से मैं इस पर कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और रख दूं, बाहर से लाके कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस पर रख दूं, सम इलेक्ट्रॉन गिवन, तो कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रख दूं। पहले से देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां थे, फिर इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन यहां थे, और एक ऑर्बिट है, पहले भी था, ये खाली रहा होगा, देखो ये ऑर्बिट है, खाली रहा होगा, देखो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं थे, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए इसमें। तो मैंने क्या किया, बाहर से लाके सम इलेक्ट्रॉन इज गिवन। तो इसमें आप साफ साफ कह सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। हालांकि मजाक मजाक में मैंने बातें बोली है, लेकिन सही और बहुत गहरी बातें बोली है, दिल से बोला एकदम, जो सही बात है एकदम। कोई भी इंसान ऐसा हो ही नहीं सकता जिसमें सिर्फ अच्छाइयां हो। आपको अच्छाई दिख रहा है, मतलब उसमें बुराई कम है, अच्छाई ज्यादा है, ये हो सकता है ना। इंसान बनाने का भगवान का फंडामेंटल यूनिट ही यही है, फंडामेंटल कंस्ट्रक्शन का कंसेप्ट ही यही है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है टोटल चार्ज इस पे क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। अगर मान लो बेटा इसकी मास हमने m0 मानी, किसका, इस एटम का, न्यूट्रल एटम जो था उसका मास हमने इसको m0 माना। तो जब हम इसको निगेटिवली चार्ज कर रहे हैं, जब हम इसको निगेटिवली चार्ज कर रहे हैं, तो उसमें जब हम निगेटिवली चार्ज करेंगे, जब हम निगेटिवली चार्ज करेंगे तो इसके कंपेयर में इसका मास बढ़ेगा कि घटेगा? तो पहला थॉट तो आता है कि सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नेग्लिजिबल है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। 100% सही हो तुम, एकदम ज्यादा सही हो तुम बे, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल सही कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन के मास को भी थोड़ा कंपेयर करके देखूं कि थोड़ा ही सही, एकदम कम का ही कम सही, थोड़ा तो होगा कुछ, बोलोगे हां सर, थोड़ा बहुत आप कह सकते हो कि मास इंक्रीज हुआ, एकदम लिटिल अमाउंट, लिटिल बिट। सर 1 मिनट, आप कह रहे हो कि पहले के कंपेयर में जो इसका मास होगा वो ज्यादा होगा m0 से, ठीक है, मान लो कि हमने मान लिया। लेकिन निगेटिव चार्ज करने का एक और तो तरीका था कि 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 प्रोटॉन थे, प्रोटॉन 2 कम कर दो। प्रोटॉन को ट्रांसफर करना इज इम्पॉसिबल, क्योंकि पहली बात प्रोटॉन 2 गुना ज्यादा भारी है। मान ले एक आदमी 10 किलो का है और एक आदमी 400 किलो का है, और तुम्हें बोले कि इसको उठा के ले आओ, किसी आदमी को उठा के ले आओ, किसको उठा के लाओगे? सर जो 10 किलो का है उसको ऐसे पकड़ के उठा के ले आएंगे, जो 400 किलो का है उसको हम हिला भी नहीं सकते। सिमिलरली प्रोटॉन का मास बेटा 2000 गुना ज्यादा होता है। अगर तुम्हें ट्रांसफर करना है तो किसको करोगे? इलेक्ट्रॉन को करेंगे, प्रोटॉन को ट्रांसफर हम कर ही नहीं सकते। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहा होता है। 1837 मतलब 1837 लगभग 2000 हो गया ना, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। 1837 इज एकदम राइट आंसर, जिसको हम लगभग 2000 कह सकते हैं। और 1837 मतलब 1837 टाइम्स, 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना, 1000 गुना से भी ऊपर आता है। 1000 गुना का मतलब समझते हो? 1000 ज्यादा। और दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहा होता है और प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर बॉन्डेड होते हैं, जिस पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लग रहा होता है। हां, तो वो न्यूक्लियर फोर्स इतना स्ट्रांग होता है कि उसको ब्रेक करके बाहर लाना इंपॉसिबल है। मतलब आप किसको ट्रांसफर करोगे? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करोगे। डन? यस, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन देंगे तो निगेटिव चार्ज हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे निगेटिव चार्ज, मतलब एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज द निगेटिव चार्ज? निगेटिवली चार्ज बॉडी हो गई ना। हाँ, निगेटिवली चार्ज बॉडी कैसे आएगी? एक्सेसनेस,
EXCESSNES, excessness of electron is called negatively body charged, negatively charged. अब मान लो कि 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया, सम इलेक्ट्रॉन रिमूव, देखो क्या लिखा है, सम इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड, तो यहां से 2 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे, प्रोटॉन को आप छेड़ नहीं सकते, 2 ही इलेक्ट्रॉन बचोगे, तो आप क्या बोलोगे, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिया, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन अब 4 हैं तो ज्यादा हो गए, किसके कंपेयर में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में, नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके 4 हो गए, ज्यादा हो गए, किसके कंपेयर में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में। अब आप यहां से कह सकते हैं, आप यहां से कह सकते हैं कि जो बॉडी है वो कैसी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। मान लो इसका मास हम m2 मानते हैं, तो इसके ऑर्बिट से ही 2 इलेक्ट्रॉन मैंने खत्म किया है, तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, तो बहुत कम मास ही इसका क्या हो गया, घट जाएगा, तो m2 इज लेस देन क्या होगा आपका m0, और m0 लेस देन क्या था, m1, m1 ये लिखा है मैंने, m1। तो निगेटिवली चार्ज जब करते हैं तो बॉडी का मास बढ़ता है, पॉजिटिवली चार्ज करते हैं तो मास घटता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज किसी बॉडी को कर रहे हो, अगर आप किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज ला रहे हो, न्यूट्रल बॉडी पे, न्यूट्रल बॉडी के कंपेयर में जब पॉजिटिव चार्ज ला रहे हो तो उसे इलेक्ट्रॉन हटाओगे, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और निगेटिव चार्ज लाओगे तो एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो कितने तरह के चार्ज हो गए टोटल, 2 या 3 तरह के, 2 या 3 तरह के, कितने तरह के चार्ज हो गए बताओ, सोच के बताओ कितने तरह के चार्ज हो गए। कई लोग कहते हैं 3 तरह के चार्ज है सर, अबे चार्ज 3 तरह के कैसे हुए, 2 ही हुए ना, या तो पॉजिटिव नहीं तो निगेटिव, न्यूट्रल, अबे न्यूट्रल चार्ज थोड़ी ना, न्यूट्रल का मतलब है नो चार्ज, टोटल पॉजिटिव टोटल निगेटिव चार्ज बराबर हो गया तो नो चार्ज, चार्ज तो 2 ही तरह के हुए, देखो लिख रहा है कमेंट में 3, अबे चाचा 3 टाइप, जीरो चार्ज कौन सा टाइप है रे, गधेड़ा, जीरो चार्ज कोई टाइप थोड़ी ना हुआ, 2 ही तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव नहीं तो निगेटिव। तो एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज है, क्या पॉजिटिव चार्ज की कोई डायरेक्शन होती है, नहीं, निगेटिव चार्ज की कोई डायरेक्शन होती है, नहीं, ये है फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ चार्ज। आइए यहां पे समझे, अब चार्ज क्या है, स्केलर है, चार्ज क्या है, स्केलर है। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम, चार्ज का जो किसी भी चीज का हम यूनिट डिफाइन करते हैं, जैसे मान लो अब तू बैगन जैसे शकल का, तेरी बुद्धि का मैं मान लो कि मैं यूनिट डिफाइन करूं, मान ले, मतलब कितना चोमू है, तो कितना बकलोल है, तो एक रामलाल का जो दिमाग होता है ना, एक रामलाल का जो माइंड है, एक रामलाल का माइंड है 10 का पावर 5 चोमू, मतलब 10 का पावर 5 का मतलब समझ गया कितना हो गया, मतलब मिलियंस के लगभग बराबर हो गया, मतलब इतना चोमू जो खराब हरकत कर सकता है, बेवकूफ हो सकता है, एक बेवकूफ का पावर 10, एक बेवकूफ इंटू 10 का पावर 5 बराबर एक रामलाल का दिमाग, मतलब तेरा दिमाग है ना वो तो इतना बड़ा चोमू है कि एक रामलाल माइंड बराबर 10 का 5, एक पिंकी इज 1 पिंकी इज 10 का पावर 7 चोमू, समझ रहा है ये। तो भाई किसी भी चीज का जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उसका यूनिट डिफाइन करते हैं, करेंगे ना भाई, यूनिट डिफाइन करेंगे ना। हेलो हेलो, नो वॉइस, हेलो हेलो हेलो, समझ गया। तो चार्ज भी है तो चार्ज का भी यूनिट डिफाइन करेंगे जिसके टर्म्स में हम मेजर करते हैं, तो ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम। और सीजीएस यूनिट क्या होता है इसका, सीजीएस यूनिट होता है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को हम फ्रैंकलिन भी कहते हैं, जो सबसे छोटा चार्ज होता है। ईएसयू को ही हम क्या कहते हैं, अरे यार हेलो, आप मनीष राज जी बात कर रहे हैं। हाँ जी सर, मैं मनी व्यू से फरहान बात कर रहा हूँ। आपकी करंट पे मनी व्यू आपको पर्सनल लोन का ऑफर दे रहा है सर। कौन दे रहा है, का ऑफर है क्या सर? कौन दे रहा है, सर मनी व्यू पर्सनल लोन दे रहा है। हाँ मैं बता रहा सर, मनी व्यू दे रहा है पर्सनल लोन से आपको 5 ऑफर दे रहा है। मनी व्यू, हाँ मनी व्यू सर, मन है तो मनी है, रणबीर कपूर का फोटो लगा होगा सर। अच्छा रणवीर कपूर का फोटो लगा है, वाह बहुत बढ़िया। अच्छा
उसमें क्या मिलेगा मैं हमको? बता रहा हूँ सर, इसमें आपको 5 लाख का ऑफर मिलेगा। इंस्टेंट बेसिस पे कोई डॉक्यूमेंट शेयर नहीं करना होगा, कोई एडवांस में पेमेंट नहीं देना होगा। 5-10 मिनट का ऑनलाइन प्रोसेस आएगा, 1 से लेके 2 घंटे में आपका अमाउंट ही क्रेडिट होगा सर। नहीं है, कोई इनकम प्रूफ नहीं देना होगा, 5 लाख? सैलरी स्लिप रिक्वायर्ड नहीं। 5 लाख? 5 लाख? 5 लाख, राइट सर। बहुत बढ़िया अमाउंट है, अच्छा अमाउंट ऑफर कर रहे हैं आप तो। देखिए सर, ये आपका सिबिल स्कोर अच्छा है सर, आपका रिलेशन अच्छा है, उस बेसिस पे आपको मनी व्यू भी लोन का ऑफर दे रहा है सर। हम आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहे, लेकिन कोई एडवांस में पेमेंट भी नहीं मांग रहे। लेकिन मेरी नौकरी तो अभी अभी चली गई, मतलब मेरा ले ऑफ हुआ है कंपनी में, तो कंपनी ने मुझे तो निकाल दिया अभी, तो मेरी नौकरी अभी है नहीं, मैं ईमानदारी से आपको बता देता हूँ। तो फिर भी मिल जाएगा तो क्या? देखिए सर, आगे देखिए सर, देखिए मनी व्यू दोनों को पर्सनल लोन का ऑफर करती है, चाहे वो आवाज चला गया। मनी व्यू प्लीज बोलो। मनी व्यू, हेलो मनी व्यू, मनी व्यू, कट गया। 5 लाख का लोन मिलने वाला है मुझे अब। बात मत करना मेरे से, दूर रहना भिखारी लोग। 5 लाख नगद अभी लोन मिलेगा मुझे, अभी लोन लेके मैं गायब। आप ढूंढ ले, जैसे 11th का सिलेबस खत्म करा ही दिया है, 12th की कोई गारंटी नहीं है। मैं 5 लाख लेके नेपाल चला जाऊंगा। यस, पूरे 5 लाख। अभी आएगा, दोबारा आएगा फोन, काटा नहीं है, अभी आएगा। 5 लाख मिल गया, उसके बाद जीवन में क्या चाहिए बता? 5 लाख मिल गया, उसके बाद जीवन में क्या चाहिए? 5 लाख लेके नेपाल चला जाऊंगा मैं, नेपाल पास में है। तो सीजीएस आ गया एकदम, मैंने बोला था आएगा। आज लोन दे के ही मानना भैया। हेलो। हाँ मनी जी, मैं बता रहा हूँ सर, आपको रिक्वायरमेंट रहेगी सर? हाँ रिक्वायरमेंट है ना, जी जी। बिल्कुल रिक्वायरमेंट है। लेकिन मेरी नौकरी चली गई है, अभी मैं आपको बता दूं, मेरी नौकरी है नहीं। मतलब पहले मैं नौकरी जहां कर रहा था वो कंपनी में ले ऑफ हुआ, तो मुझे निकाल दिया गया नौकरी जी से। जी। तो देखिए सर, मैंने आपको पहले भी बता दिया सर, कंपनी दोनों चाहे वो सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड को, दोनों फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती तो है। अगर मैं पैसा रिटर्न नहीं कर पाऊं तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना, मतलब? जी जी, रिटर्न सर। हाँ सर फिलहाल आपको ऑफर मिल रहा है सर, तो अगर आप भी चाहेंगे जैसे तो पैसा मैं वही पूछ रहा हूँ ना, अगर आप मैं वही पूछ रहा हूँ कि पैसा रिटर्न नहीं कर पाऊं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? सर, दिक्कत कोई नहीं, डाउन होगा सर। क्या? मैं बता रहा हूँ, अगर आप टाइमली रिपे नहीं करोगे सर, सिबिल में वो क्या होता है, सिबिल डाउन हो जाएगा। हाँ, और कोई दिक्कत नहीं है ना? आप पैसा तो हमको वो नहीं और करोगे ना, कोई मांगोगे तो नहीं ना दोबारा? नहीं सर, यहाँ कौन मांगेगा सर आपसे, ये अनसिक्योर्ड है सर। प्रोसेस आप अपने एंड से कंप्लीट करोगे मनी व्यू एप्लीकेशन के थ्रू, हाँ किसी के साथ कुछ शेयर नहीं करना होगा, 10 मिनट का प्रोसेस रहेगा। हाँ, अगर आपके पास अभी टाइम है सर, आप ऑन कॉल भी प्रोसेस कर सकते हो, मैं आपको बस स्टेप बाय स्टेप गाइड कर लूंगा। स्टेप बाय स्टेप एकदम गाइड कर लोगे, है ना? और हाँ पैसा सर, लेके अगर आप लेना चाहेंगे सर। नहीं, पैसा तो चाहिए, पैसा किसको नहीं चाहिए, पैसा तो चाहिए, लेकिन मैं वापस नहीं करूंगा, मैं ये कह रहा हूँ बस। तो मैं बता रहा हूँ मनी जी, मैं आपको ऑफर बता रहा हूँ, दे रहा हूँ सर, वो अच्छा। बात की बात है रिटर्न का। रिटर्न फिलहाल बाद की आपको बात मिल है। रहा है ना सर? हाँ तो मैं रिटर्न नहीं करूंगा, मैं नेपाल चला जाऊंगा आपका पैसा लेके। सर आप जर्मनी जाइए, यूके जाइए, नेपाल तो नजदीक है, आप किसी दूसरे देश में जाइए। आप भी चलोगे मेरे साथ? कोई बात नहीं सर, चलेंगे। 50 लाख दिलवा दो, फिर ले चलो, दोनों लोग भाग जाते हैं पैसा लेके। नहीं, नहीं। हैं? मैक्सिमम हमारा जो रहता है मनी जी, वो 5 लाख का ही टिकट साइज रहता है, जो हैश टू वॉल्यूम रहता है अमाउंट का, वो 5 लाख का ही होता है। वाह, तो 5 लाख तो मैं अभी 50 लोगों को दे दूं, इतने पैसे हैं मेरे पास। तो मैं 5 लाख लेके क्या करूंगा? कुछ बड़ा गेम बनाते हैं ना। तो अच्छी बात है सर, जब आपके पास पैसा है तो अच्छी बात है सर। हाँ तो फिर मैं तो इतना तो किसी को भी दे दूंगा। मैं 5 लाख लेके क्या करूंगा? तो ले लीजिए सर, ऐश अरे जब मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं 50 आदमी को 5 लाख रुपए दे सकता हूं, तो मैं आपसे 5 लाख क्यों लूंगा? बताओ। पहले कह रहे थे ना, मुझे कंपनी डाला गया है।
कंपनी से निकाला गया, लेकिन पैसे तो मेरे पास है ना भाई, कंपनी से निकालने का क्या होता है? शायद आपको इस कंपनी शायद आपने फिर कुछ किया होगा और नहीं भाई, मेहनत का पैसा है, मेहनत का पैसा है, मेहनत का, मेहनत का पैसा है, मेहनत का। सही होना चाहिए ना, हम भी मेहनत कर रहे हैं। अरे लूट रहे हो, भागो यहाँ से, स्कैम करते हो फालतू में, निकल। मेहनत करते हैं ये भैया, ये ऐप ऐप से कोई पैसा देने हैं, लेना मत। कैसे इसको ब्लॉक कराते हैं? भैया धोखाधड़ी देख रहे हो कितना चल रहा है दुनिया में? पैसे ले लो पैसे, बाद में पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। आओ इधर, इंटरटेनमेंट है ये। चलो, अभी क्लास था, नहीं तो मैं तो इसके बहुत मजे लेता अभी। चलो कोई बात नहीं, देखो इधर भाई, बहुत फर्जी आदमी होते हैं, लोगों को सुसाइड करने पे मजबूर कर देते हैं ये लोग। कितने मतलब लोगों ने सुसाइड कर लिया इसके चक्कर में। भाई सच में पैसे की जरूरत होती है लोगों को, ये कॉल कर देते हैं पैसा ले लो हमसे। पैसा लेने के चक्कर में कोई ऐप इंस्टॉल करवाएंगे, ऐप में पता नहीं कोई फर्जी चीजें भेज देंगे जिससे मोबाइल आपका हैक कर लेंगे, जो पैसा है वो भी ले लेंगे, या थोड़े बहुत पैसा दे देंगे, तो उसके बाद ऐसा फंसाएंगे जाल में कि भाई साहब जीना मुश्किल कर देते हैं फिर। फर्जी आदमी। और कह रहेंगे ऑफर निकला 5 लाख रुपए ले लो, कुछ नहीं चाहिए हमको। इतने दयालु लोग अगर हो जाएं तो इतनी भूखमरी इंडिया में होगी ही क्यों? ले लो भाई 5 लाख रुपए ले लो। मैं तो अभी इसकी बहुत लेता अभी मजे। कोई बात नहीं। प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय विच इट अप्लाई और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। चार्ज क्या होता है? स्केलर। क्योंकि कोई बॉडी न्यूट्रल है मान ले, तो उसमें उसको मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो उसमें एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो निगेटिव चार्ज हो जाएगा। अगर उससे मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बराबर तो न्यूट्रल। यही है चार्ज का फंडामेंटल। और किसी भी बॉडी पे चार्ज हम अपियर करा सकते हैं इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही। इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी और एक्सेसनेस को ही हम चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी का मतलब है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की एक्सेसनेस का मतलब है निगेटिव चार्ज। समझ में आया? समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। अच्छा, और कह रहे रणवीर कपूर का फोटो भी लगा है, पैसा ले लो। अबे रणवीर कपूर के फोटो से मैं क्यों पैसा ले लूं? कुछ बढ़िया फोटो बताता तो लेता भी। रणवीर ओ भाई, मैं ले लेता भाई। इतने इतने पैसे में मुझे पता भी नहीं चलता मेरे अकाउंट में क्या है यार। क्या बात कर रहा है, ऐसी बातें कर रहा है यार। तू हेरा गहरा समझा है क्या? हाँ? इतने इतने जब आते हैं ना तो पता भी नहीं चलता है, वो कौन सा डिजिट चेंज होता है वो भी नहीं समझ में आता है अकाउंट में। ये इतने पैसे जो आते जाते हैं उससे, क्योंकि अपन दिल का अमीर है, पैसे कौन देखता है? क्या बात कर रहा है? इतने पैसे जब आते हैं ना, डिजिट का पता भी नहीं चलता कि कहां से कुछ हिला है कि डुला है। और क्या, क्योंकि अपन देखते ही नहीं, पैसे है ही नहीं तो देखेंगे क्या? दिल के अमीर आदमी अपन, गरीब आदमी थोड़ी ना है। जनता कंफ्यूज, कहना क्या चाहते हो? कहना चाहता हूं पढ़ ले। कहना चाहता हूं पढ़ ले, समझ गया? पढ़ ले, ज्यादा मजे मत ले। पढ़ाने देगा कि नहीं देगा? सुन तो सुनना बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इसका सीजीएस यूनिट होता है। वन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इज ए स्केलर, सॉरी सीजीएस यूनिट। और वन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को ही वन फ्रैंकलिन भी कहते हैं। तो फ्रैंकलिन और ईएसयू जो होता है सबसे छोटा यूनिट ऑफ चार्ज होता है, तो छोटा होता है। हाँ, तो छोटे यूनिट जब एनयू के कंसेप्ट से देखेंगे, नंबर और यूनिट का प्रोडक्ट क्या रहता है? कांस्टेंट।
जब यूनिट छोटा होता है तो उसमें नंबर बड़ा होगा। जैसे देखो 1 कूलम बराबर 3 इंटू 10⁹ ESU, या इसको बोल सकता हूं 3 इंटू 10⁹ फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात है। क्लियर है क्या? इसका प्रैक्टिकल यूनिट होता है EMU। EMU से प्रैक्टिकल यूनिट, जैसे प्रैक्टिकल यूनिट तो कुछ भी डिफाइन कर लो, 1 नैनो कूलम, ये भी तो प्रैक्टिकल यूनिट हो जाएगा। 1 नैनो कूलम, 1 मिली कूलम, ये क्या हो जाएगा? प्रैक्टिकल यूनिट। स्मॉलेस्ट यूनिट आपको मैंने बताया, ESU बोलो या फ्रैंकलिन बोलो, एक ही चीज है। फ्रैंकलिन बोलो, एक ही चीज है। और लार्जेस्ट यूनिट होता है बेटा इसका फैराडे। फैराड नहीं, फैराड तो कैप्स्टर का यूनिट है, फैराडे। फैराडे 1 फैराडे इज इक्वल टू 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम। 96,500 कूलम, ठीक है क्या? इतना आपको याद रहे तो चलेगा। EMU का रिलेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, इसमें नहीं आता कभी नीट वीट में, कोई मतलब नहीं है। हाँ इतना थोड़ा याद रखना कि 1 कूलम होता है 3 इंटू 10⁹ ESU, और ESU फ्रैंकलिन सबसे छोटा यूनिट है, फैराडे सबसे बड़ा यूनिट है, बस इतना याद रखना। ESU CGS यूनिट होता है, EMU प्रैक्टिकल यूनिट होता है, फैराडे भी प्रैक्टिकल यूनिट है, कूलम आपका SI यूनिट है। कूलम आपका कैसा है? SI यूनिट। अब चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। टाइप ऑफ चार्जेस मैंने आपको बता दिया, दो ही तरह के चार्ज होते हैं। पॉजिटिव चार्ज मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो चार्ज मतलब नो चार्ज, चार्ज ही नहीं है। चार्ज है तो दो तरह का चार्ज होगा। न्यूट्रल बॉडी इज नॉट अ टाइप ऑफ चार्ज, इट मीन्स अनचार्ज बॉडी। अनचार्ज बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। या तो चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होगा। और अगर चार्ज है, अगर चार्ज है, 200 रुपए का लोन दे दो। चलो सुनो मेरी बात, पहले मैं तुम्हारा कंफ्यूजन क्रिएट कर दूं। आई एम वेरी गरीब आदमी, है ना? अगर तुम्हारी कोई कंफ्यूजन है तो मैं तुम्हारे क्लियर कर देता हूं। आई एम वेरी मच गरीब आदमी, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नौकरी करता हूं, बहुत गरीब आदमी हूं, हाँ खाने पीने लायक कमा लेता हूं, और मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है। ठीक है, ठीक है, क्लियर कर दूं मैं तेरा मिसकंसेप्शन। और जो मैं बातें करता हूं मजाक में करता हूं, मैं अमीर हूं तो दिल का अमीर हूं भाई। दिल का अमीरियत भी एक अमीरिया पन्ना होता है, पैसे ही अमीरी सब कुछ थोड़ी ना होता है यार। देख इधर ऐसा शर्ट पहना हो जिसमें बटन भी ढंग से नहीं लग रहा, देख ये दो दिहाड़ी का मिलता है टी शर्ट सालाना, सालाना 2 टी शर्ट मिलता है, उसी में गुजारा करना पड़ता है। समझ गया? BMW मेरे पास है क्या? मेरे पास ईमानदारी से बता दूं तो कोई गाड़ी नहीं है। एक बलेनो थी जो कि मैंने 5.5 लाख रुपए में लोन लेके खरीदा था, वो घर पे है। घर पे मतलब गांव में है, वो भी मैं नहीं रखता। मैं चलता हूं ऑटो से या ओला से, मैं सही बात बता रहा हूं, ऑटो और ओला से चलता हूं। मेरे पास गाड़ी खरीदने तक के भी पैसे नहीं है। नहीं है, सच में नहीं है। बता दे मेरे पास कौन सी गाड़ी है? नहीं है मेरे पास गाड़ी। गोल्ड चेन तो ये शादी में दहेज में मिला था, वो है गोल्ड चेन लेकर ले। ये गोल्ड चेन 20,000 रुपए का है। बात करता है पीडब्ल्यू मेरा नहीं है। पीडब्ल्यू में नौकरी करता हूं मैं, महीने का कुछ दिहाड़ी मिलता है जिसपे रेंट पे मकान लेके रहता हूं, खाता पीता हूं, खुश रहता हूं। बुलडोजर रोड से जा रहा था, उस पर बैठ के फोटो खिंचवा लिया। कुछ नहीं है मेरे पास। अब मैं सीरियस बोल रहा हूं, एकदम सीरियस नोट पे बोल रहा हूं। बाइक भी नहीं है। एक साइकिल है जो मैंने 2018 कोटा में खरीदा, अभी भी मेरे साथ है। वो दोनों, उसका चक्का पंचर है, मैं चलाता नहीं हूं, अरे पर वह निकल गया उसका। मेरे पास एक साइकिल है, मेरे पास एक साइकिल है। एक बलेनो गाड़ी है, बलेनो गाड़ी गांव में पड़ा है, उसका लोन मैंने सधा दिया है। हाँ ये बात है, लोन सधा दिया है, चलाता नहीं हूं। और मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, टोटो में और ऑटो में चलता हूं। यस, और ये कोई झूठ नहीं, एकदम सीरियस नोट पे बोल रहा हूं मैं। तुमको जो समझना समझ। स्कूटर और ट्रैक्टर कुछ नहीं है भाई, स्कूटर ट्रैक्टर कोई बात नहीं। अमीर बनना भी नहीं मुझे, अमीर बनना भी नहीं है। क्या करूंगा अमीर बन के यार?
एक दिन सबको जाना है, सारा पैसा यहीं रखा रह जाएगा। और अभी तक जो भी मैंने बातें बोली है उसमें कुछ भी झूठ नहीं है, एकदम सच और दिल से बोल रहा हूं, कुछ नहीं। जो भी साहब बातें बताइए यू कैन वेरीफाई फ्रॉम एनीवेयर एनीवेयर। गूगल पे तो कुछ भी कुछ लिख दे, मैं ले गूगल पे तेरा प्रोफाइल बनाता हूं, रामलाल चोर है और उसने 500 करोड़ रुपए चुराया है, हो गया तेरा प्रोफाइल बन गया, तू चोर थोड़ी ना हो जाएगा। इसका मतलब तो चोर थोड़ी ना हो जाएगा भाई। गूगल पे तो कोई भी कुछ लिख देगा, रामलाल मैंने बोल दिया आज तेरा प्रोफाइल बना देता हूं, बैगन जैसा एक फोटो लगा देता हूं, लिख देता हूं रामलाल चोर है, उसने 500 करोड़ रुपए चुरा के भागा हुआ है, तो सच में थोड़ी ना चोर हो जाएगा भाई। और क्या बात है, फालतू मत कर, पैसे नहीं है बिल्कुल। चलो चलो अब एक एक पॉइंट जरा चार्ज के बारे में समझते हैं, एक एक पॉइंट चार्ज के बारे में समझते हैं। सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। क्यों करता है, देखो सेम नेचर का जब चार्जेस होता है ना, जैसे मान लो कोई चार्ज पॉजिटिव बॉडी है, तो जैसे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का क्या मतलब हो गया कि उसमें डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसमें डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1+ फोन है, वो भी 1+ फोन देख पीछे से एकदम टूटा हुआ है, देख ये भी 1+ फोन देख पीछे से एकदम क्रैक है, देख दिख जाएगा तुम्हें, दिख रहा है कि नहीं, यहां से देख टूटा हुआ है पूरा। और इतने तो होते ही हैं कि 1+ फोन खरीद लेंगे यार, बोल रहा है गरीबी का प्रदर्शन करूं क्या मैं यहां पे। क्या कहता, क्या चाहता है तू, यस मेरे पास एक ही चीज है जो मुझे अमीर बनाता है, वो तुम्हारा प्यार है बस, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। तुम्हारा प्यार ही है जो मुझे अमीर बनाता है, और 2 चीजें हैं मेरे पास, तुम्हारा प्यार और मेरा दिल, ये दोनों मिलके मैं एकदम दुनिया का सरताज हूं। पर नौटंकी यस सर, हमारा प्यार आपके साथ है, आप हमारे प्यार के अमीर हो, निकल और पढ़ अच्छे से। अपोजिट चार्ज मस्ट, और मैंने झूठ कुछ नहीं बोला है, सब सच बोला है। मैं अब तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं आई डोंट नो, लेकिन मैंने कुछ झूठ नहीं बोला है। सच में मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, सच में मेरा कोई घर नहीं है, और कोई मेरे पास पैसा नहीं है। अपोजिट चार्ज मस्ट अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्ज मस्ट अट्रैक्ट ईच अदर, बिल्कुल। अच्छा सर, सेम चार्ज रिपेल करता है, क्या करता है, रिपेल करता है। पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा। निगेटिव चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा। सेम नेचर का चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है। अच्छा, अपोजिट चार्ज मस्ट अट्रैक्ट ईच अदर। अब मान लीजिए पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। निगेटिव एंड पॉजिटिव है तो अट्रैक्ट करेगा। यहां पे सेम चार्ज रिपेल ईच अदर लिखा है, मस्ट रिपेल नहीं लिखा है, लेकिन अपोजिट चार्ज मस्ट अट्रैक्ट लिखा है। इसमें क्या फर्क है, पॉजिटिव और निगेटिव। ये कौन है भाई, हाँ हेलो, अपोजिट चार्ज मस्ट अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट चार्ज, अपोजिट नेचर के चार्ज पक्का अट्रैक्ट ही करेंगे, हमेशा और हमेशा अट्रैक्ट ही करेंगे। लेकिन सेम नेचर के चार्ज रिपेल करते हैं, लेकिन रिपेल करे ये जरूरी नहीं है, वो अट्रैक्ट भी कर सकते हैं जब एक चार्ज का वैल्यू बहुत बड़ा हो, दूसरा चार्ज बहुत छोटा हो। तो इंडक्शन की वजह से ये मे अट्रैक्ट कर सकते। देखो लिखा है, वन चार्ज्ड एंड अदर अनचार्ज्ड मे अट्रैक्ट। हाँ, ड्यू टू ग्रेविटेशन, ड्यू टू ग्रेविटेशन, एक चार्ज और दूसरा अनचार्ज। ये तो नहीं लिखा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होना चाहिए, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन भी तो हो सकता है। ड्यू टू ग्रेविटी और ड्यू टू इंडक्शन। ड्यू टू इंडक्शन, ड्यू टू इंडक्शन क्या होता है कि मान लो बहुत हेवी पॉजिटिव चार्ज है
और एक तुम्हारा न्यूट्रल बॉडी है, जितने निगेटिव है उतने पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, पॉजिटिव को दूर भगा देगा और निगेटिव को पास ले आएगा। तो जैसे ये पॉजिटिव दूर जाएगा, समझना जरा, जैसे ये पॉजिटिव दूर जाएगा, पॉजिटिव दूर जाएगा और निगेटिव तुम्हारा क्या होगा, पास आ जाएगा। तो इफेक्टिव डिस्टेंस निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में कम हो गया, तो ये अट्रैक्ट करेंगे और ये दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा कि रिपल्सन ज्यादा होगा? सब देखो, कम डिस्टेंस पे फोर्स ज्यादा लगता है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, रिपल्सन कम होगा। अब बताओ ये कैसी बॉडी थी, न्यूट्रल, और ये कैसी बॉडी थी, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल में चार्ज के सेपरेशन से अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा, रिपल्सन कम लगेगा, तो तुम बोलोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो गया। तो एक चार्ज्ड बॉडी और दूसरी न्यूट्रल बॉडी क्या कर सकती है? एक चार्ज्ड बॉडी और दूसरी न्यूट्रल बॉडी क्या कर सकती है? एक चार्ज बॉडी दूसरी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है। क्या सेम नेचर के चार्ज अट्रैक्ट कर सकते हैं? हां, सेम नेचर ऑफ चार्ज, यहां ऊपर लिख देता हूं, सेम नेचर ऑफ चार्ज, सेम नेचर ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज, सेम नेचर ऑफ चार्ज मे अट्रैक्ट, मे अट्रैक्ट। भाई कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल सही बोलते हो, सेम नेचर का चार्ज रिपेल करता है लेकिन अट्रैक्ट कर सकता है। अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज मस्ट अट्रैक्ट, अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज मस्ट अट्रैक्ट। तो श्योर चेक ऑफ चार्ज क्या हो? कोई बॉडी चार्ज है कि नहीं ये कैसे पता चलेगी? क्या अट्रैक्शन से पता चल जाएगी? नहीं, रिपल्सन से ही पता चलेगी, क्योंकि ये चार्ज बॉडी, ये न्यूट्रल बॉडी, देखो अट्रैक्शन ज्यादा है तो नेट अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, रिपल्सन कम है, अट्रैक्शन ज्यादा तो नेट अट्रैक्शन हो गया। तो अट्रैक्शन चार्ज की गारंटी नहीं देता, क्योंकि अट्रैक्शन तो ग्रेविटेशन से भी हो सकता है। तो श्योर चेक ऑफ चार्ज क्या होगा? श्योर चेक ऑफ चार्ज क्या होगा? श्योर चेक ऑफ चार्ज होगा रिपल्सन। अगर रिपल्सन हुआ तो चार्ज की वजह से ही हुआ होगा। ओके, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट विथ मास, क्योंकि कोई बॉडी चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का कंपैरिजन होगा, और इलेक्ट्रॉन है तो मास तो है ही। तो चार्ज जब भी एग्जिस्ट करेगी तो मास के साथ करेगी। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, ये दोनों एक ही बात है। चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट विथ मास या चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, एक ही चीज तो हो गया। चार्ज फॉलो सिंपल स्केलर एडिशन, हां, चार्ज सिंपल स्केलर एडिशन फॉलो करता है। स्केलर एडिशन का मतलब हो गया इसमें डायरेक्शन का कोई ऐड नहीं होता, डायरेक्शन के साथ ऐड नहीं करते। मान लो किसी बॉडी पे 5 कूलम चार्ज है और इस पे तुम -3 कूलम चार्ज दे दोगे, तो फाइनल चार्ज क्या होगा? तो फाइनल चार्ज होगा +5 कूलम, +5 कूलम एंड -3 कूलम बराबर +2 कूलम चार्ज होगा। स्केलर एडिशन का मतलब यह नहीं कि उसके मैग्नीट्यूड को जोड़ना है, स्केलर एडिशन का मतलब है कि उसमें डायरेक्शन के साथ कोई एडिशन नहीं होगा, एंगल का कोई लोचा नहीं है। प्लस प्लस है तो प्लस कर दो, फिर प्लस माइनस है तो ऑब्वियस सी बात है घटेगा। तो चार्ज फॉलो सिंपल स्केलर एडिशन का मतलब है कि इसमें वेक्टर एडिशन जैसा कोई चीज नहीं होता। अगर +5 कूलम को 2 कूलम दोगे तो 7 होगा, +5 कूलम को -3 कूलम दोगे तो 5 कूलम -2 कूलम जोड़ के 2 कूलम बचेगा। ठीक है, ठीक है। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे आप ट्रांसफर कर सकते हैं। चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज? यस, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। बिना चार्ज का मास एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे न्यूट्रल बॉडी, जैसे न्यूट्रल बॉडी टोटल चार्ज उसका 0 है, मास है न्यूट्रल बॉडी। तो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। क्लियर है क्या ये बात है? क्लियर है क्या बात है? चार्ज इज इनवेरिएंट। अब इनवेरिएंट क्या होता है जरा समझना। जैसे मास तुम्हारा ना, मास किसी भी बॉडी का मास उसकी स्पीड पे डिपेंड करता है। अगर उसकी स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो तो, अगर उसकी स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो, जैसे मान लो ये मास है और जब ये रेस्ट में था तो इसकी वैल्यू m0 है। मान लो ये मास है, ये रेस्ट में है, इसकी वैल्यू m0 है। ठीक है, ये मास है, रेस्ट में, इसकी वैल्यू m0 है। अगर ये मास मोशन में आ गया, मोशन में आ गया तो इसकी जो वैल्यू होगी मूविंग मास m'। जब ये मूविंग है, मोशन में है, मूविंग है, मोशन में, तो इसकी जो मास होगी, तो इसकी जो मास होगी, तो जो इसकी मास होगी m' वो होती है m0 बटा √1 - v² vc²। जो क्लासिकल फिजिक्स मैकेनिक्स में हम ये चीज कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि वहां पे स्पीड बहुत कम रहता है, इसलिए ये सारी चीजें हम वहां पे कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन एक्चुअल में मास स्पीड के साथ चेंज होता है।
मास स्पीड के साथ चेंज होता है, ये आइंस्टाइन साहब ने दिया था। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसका रेस्ट मास है एम नॉट, कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसका रेस्ट मास है एम नॉट, और मूविंग मास हो जाएगा मूविंग मास एम डैश इज इक्वल टू रेस्ट मास 1 माइनस वी स्क्वायर वी सी स्क्वायर। देखो माइनस है तो जितना बड़ा टर्म होगा ये छोटा होगा तो मास क्या होगी, बढ़ेगी, स्पीड के साथ मास बढ़ती है। बट चार्ज इज इनवेरिएंट, वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी does not depends on the speed of the body and also independent upon the frame of reference। जैसे मान लो एक बॉडी है और इस पर चार्ज क्यू नॉट है। अब एक आदमी रेस्ट में बैठ के देख रहा है, मान लो ये रामलाल रेस्ट में, और मान लो ये पिंकी भाग रही है, वेलोसिटी ऑफ पिंकी इज वी नॉट, और इसने जो चार्ज देखा वो दोनों चार्ज सेम ही देखेंगे। मतलब ये रिलेटिविटी पे डिपेंड नहीं करता है, वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी does not depends on speed of observer। एक बात बता, अब मान ले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी थी, 2 इलेक्ट्रॉन कम है, 2 प्रोटॉन ज्यादा है मान ले, तो तू बैठ के देखेगा तो भी 2 इलेक्ट्रॉन कम रहेगा, भाग के देखेगा तो भी 2 इलेक्ट्रॉन कम रहेगा। इसमें क्या ही बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बता, ये कंसेप्ट समझ में आया? मान ले कि इस पर ना 2 इलेक्ट्रॉन कम था, तो इस पर चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन के कम होने की वजह से कितना आएगा, चार्ज +2 ही आएगा। तो मान लो इसका चार्ज +2 ही है, तो भाई तू इस पे बैठ के देखेगा तभी +2 ही दिखाई देगा, भाग के देखेगा तो भी +2 ही दिखाई देगा, बस। चाहे कितनी वेलोसिटी हो। हाँ, समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आग लगाकर बता दे। सर ये तो बहुत सिंपल है, अगर किसी बॉडी में 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है तो बैठ के देखो तभी 2 रहेगा, और भाग के देखो तभी भी 2 रहेगा। क्या है यार? तो वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी डज नॉट डिपेंड, अच्छा डिपेंड आएगा यहां पे, डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर और स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। अरे भाई स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट बढ़ाने से क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कंपेरिजन चेंज हो जाएगा? स्पीड बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन पैदा ले लेगा क्या? सुन कहता है ना बच्चा, सर हमको रिलेटिविटी नहीं समझ आया, हमको इनवेरिएंट क्या होता है समझ नहीं आया, चार्ज की इनवेरिएंट वाली प्रॉपर्टी हमको समझ नहीं आई। सुन इधर, मान ले एक बॉडी है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है, तो चार्ज कितनी हो गई सर? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, चार्ज हो गई -2 ही। अब उस पर चार्ज -2 ही है, अब रेस्ट में रखेगा तो भी -2 ही होगा, और उसको दौड़ा देगा तो इलेक्ट्रॉन पैदा थोड़ी ना ले लेगा, उसको बहुत तेजी से फेंक देगा तो इलेक्ट्रॉन मर थोड़ी ना जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 प्रोटॉन है तो 2 प्रोटॉन रहेगा। हाँ, तो रेस्ट में रख, जितनी चार्ज है उसको मोशन में ले जाएगा उतनी चार्ज रहेगा। बात करता है कल इनवेरिएंट हम बाबू। समझ में आया? ठीक है, चल ये है एक सवाल, पहला सवाल बेसिक कंसेप्ट ऑफ चार्ज पे। न्यूट्रल बॉडी कैन बी निगेटिवली चार्ज्ड बाई, एक न्यूट्रल बॉडी को हम निगेटिवली चार्ज कर सकते हैं। कैसे? एक ऑप्शन भी सही हो सकता है, 2 ऑप्शन भी सही हो सकता है। चलिए करिए। न्यूट्रल बॉडी कैन बी निगेटिवली चार्ज्ड बाई, अ न्यूट्रल बॉडी कैन बी निगेटिवली चार्ज्ड बाई। चलिए ऑप्शन क्या, बात कर लेते हैं एक एक करके। गिवन सम एक्सेस प्रोटॉन तेरा चाचा देगा चौधरी जी। गिवन सम एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन से क्या होता है? गिवन सम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दोगे तो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, सही है। मूविंग सम डैश प्रोटॉन, रिमूविंग सम इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन में पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये तो गलत हो गया। आंसर सिर्फ थर्ड आएगा। फील है? थर्ड एंड फोर्थ कह रहा है बच्चा। फोर्थ क्या है? रिमूविंग सम प्रोटॉन। हाँ साले जा प्रोटॉन निकाल जा। जिन लोगों ने चौथा जवाब देने की हिमायती करी है वो स्क्वाड करेंगे अभी मेरे साथ। हाँ जिम नहीं जा पा रहा हूं मैं, मुझे अब गम नहीं है। 5 बार
मैं तो वेट कम करने के लिए और तू अपने दिमागी दिवालियापन के लिए कह रहा है कि चौथा आंसर होगा रिमूविंग सम प्रोटॉन। प्रोटॉन हटा दो सर, पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, निगेटिव प्रोटॉन चाचा हटाएंगे। चल स्क्वाड करेंगे। जिन लोगों ने चौथा जवाब दिया 10 बार फटाफट ऐसे हाथ करके उठक बैठक। 1 2 3 4 5। तू 10 बार करेगा, मैं 5 बार। जिन लोगों ने चौथा जवाब दिया है। प्रोटॉन कौन हटाने जाएगा यार? अभी बात हुई कि प्रोटॉन कौन नहीं कोई निकाल सकता है। ये देख, पॉजिटिव चार्ज बॉडी कैन बी मेक न्यूट्रल। अब सुन क्या सवाल कह रहा है वो समझ पहले। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कैन बी मेक न्यूट्रल। एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, उसको न्यूट्रल कैसे बनाया जाए? उसको न्यूट्रल कैसे बनाया जाए बता। तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो उसमें मान ले कि 2 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है, एग्जाम्पल मान लिया, तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी होगा। इसको न्यूट्रल बनाने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन दे दे तो न्यूट्रल बन जाएगा, गिविंग सम इलेक्ट्रॉन। सही है। प्रोटॉन का हेरा फेरी नहीं कर सकते। प्रोटॉन पहला जवाब होगा, पहला जवाब होगा। बोलो हाँ कि ना। ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ बॉडी मास ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस देन बॉडी बिकम्स। ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ द बॉडी, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ द बॉडी मास ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस। तो मास कैसे बढ़ा होगा? देखो चार्जिंग हमेशा होता है इलेक्ट्रॉन के हेराफेरी से, तो अब आप इलेक्ट्रॉन दोगे तभी तो मास बढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉन दोगे तो इलेक्ट्रॉन की एक्सेसनेस होगी, और इलेक्ट्रॉन की एक्सेसनेस क्या बॉडी में प्रोड्यूस करती है? निगेटिव चार्ज। हाँ कि ना, हाँ कि ना। नेक्स्ट देखो, चार्ज डेवलप इन द बॉडी इफ 10 इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम द बॉडी। रुक, चलिए कर पहले। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्जेस फ्रैंकलिन और ईएसयू। फ्रैंकलिन लिखाओ, ईएसयू फ्रैंकलिन का ही नाम होता है, ईएसयू एक ही चीज है। फैराडे तो सबसे बड़ा यूनिट है, ये ऐसा यूनिट है, ये प्रैक्टिकल यूनिट है ईएमयू। सबसे छोटा यूनिट कौन होता है? फ्रैंकलिन। सबसे छोटा यूनिट कौन होता है? फ्रैंकलिन। सबसे छोटा यूनिट कौन होता है? फ्रैंकलिन। अ बॉडी हैज पॉजिटिव चार्ज ऑन इट देन इट मीन्स इट हैज। चल कर एक बार पोल की रेट कर रहा हूं, देख लियो ध्यान से, पोल की रेट कर रहा हूं। चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ना, अच्छे से करना। सवाल देख ले क्या कह रहा है। अ बॉडी हैज पॉजिटिव चार्ज, एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, देन इट मीन्स इट हैज। इसका क्या मतलब है? पॉजिटिव चार्ज होने का क्या मतलब होता है बता। पॉजिटिव चार्ज होने का क्या मतलब होता है? गेन्ड सम प्रोटॉन। अरे प्रोटॉन की हेराफेरी हो ही नहीं सकता, लॉस्ट ना 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 ना। अब पॉजिटिव चार्ज का मतलब है प्रोटॉन का ज्यादा होना। प्रोटॉन कैसे ज्यादा होगा? इलेक्ट्रॉन निकाल दो, लॉस सम इलेक्ट्रॉन। चौथा आंसर होना चाहिए, ये तो नहीं हो पाएगा। चौथा आंसर होना चाहिए। पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज पैदा कैसे लेता है वो समझ में आ गया क्या तुम्हें? पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज पैदा कैसे लेता है वो समझ में आ गया क्या तुम्हें? बिल्कुल सही पकड़े हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। श्योर चेक ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। देखो इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये कैसे पता चलेगा? इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये कैसे पता चलेगा? श्योर चेक ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, श्योर चेक ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखो अगर मान लो अपोजिट नेचर का चार्ज है तो मस्ट अट्रैक्शन। अपोजिट नेचर का चार्ज तो अट्रैक्शन ही करेगा और कुछ कर नहीं सकता। सेम नेचर का चार्ज है, सेम नेचर का चार्ज है, या एक चार्ज एक न्यूट्रल है तो मे अट्रैक्शन, मे अट्रैक्शन। एक चार्ज है और दूसरा सेम चार्ज है तो क्या होगा? रिपल्सन। तो अट्रैक्शन तो न्यूट्रल बॉडी के साथ भी हो सकता है। बताओ श्योर चेक ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? श्योर चेक ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? रिपल्सन बिटवीन द बॉडीज। क्योंकि अट्रैक्शन तो चार्ज में भी हो सकता है और न्यूट्रल में भी हो सकता है। अच्छा दो न्यूट्रल हो तो, दो न्यूट्रल हो तो उसमें भी हो सकता है। प्रोसेस ऑफ इंडक्शन थोड़ी ना हुआ,
अट्रैक्शन बिटवीन द बॉडी नहीं, फ्रिक्शन फोर्स, अरे फ्रिक्शन फोर्स का लगना या प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन तो एक चार्ज और एक न्यूट्रल में होता है, इंडक्शन हम पढ़ेंगे, एक चार्ज और एक न्यूट्रल में होता है। इफ अ सॉलिड एंड हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, ये आगे पढ़ना अपने को, ये आगे पढ़ना अपने को। बस 5 मिनट पढ़ाऊंगा और ज्यादा नहीं, 5 मिनट पढ़ाऊंगा और एक तुम्हें मैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और पढ़ाऊंगा, फिर खत्म करते हैं। 5 मिनट बेटा, बस सिर्फ 5 मिनट। सुन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है वो समझो। वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल चार्ज, दैट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो होता क्या है, किसी बॉडी पर आप चार्ज कैसे पैदा करते हो, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। तो एक इलेक्ट्रॉन आप उसको दे सकते हो या एक निकाल सकते हो। क्या आप आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हो, बताओ? आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हो, बताओ? आधा इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन को तोड़ दे, हाँ, इलेक्ट्रॉन का तोड़ना पॉसिबल ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन का तोड़ना पॉसिबल ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन कैसे तोड़ेगा? प्रोटॉन तोड़ सकते हैं, हाँ। एक काम कर, तो काम कर तू ना जी, काम करना, सच में करना, जाके क्या करना है बताओ? हम तो कुछ भी कर देगा, तू करना और एक वीडियो बना लेना, बताना प्रूफ के लिए। तेरे घर के आसपास कहीं अंडे का दुकान होगा, केले का दुकान होगा, होगा ही, अंडा केला का दुकान तो होगा ही। उसको जाना और बोलना कि भैया कैसे दिए अंडे, उसको रेट बताएगा। तो जैसे मान ले उसने बोला कि 4 रुपए में एक अंडा है, 4 रुपए का एक अंडा, या दर्जन बोलेगा कुछ, तो तू आधे अंडे का दाम लगा के बोलना कि इतने पैसे हैं मेरे पास, आधा अंडा दे दो। और वो देखना आधा अंडा देता है कि नहीं। हालांकि एक एग को ब्रेक करना इजी है, आधा तोड़ के वो दे सकता है, लेकिन वो देता है कि नहीं देख लेना एक बार। एक और काम कर लेना, आधा केला मांग के देखना। मान ले उसने बोला कि 20 रुपए का 10 केला, या 20 रुपए में 10 केला, तो 2 रुपए में एक केला, हाँ। तो बोला कि मेरे पास 1 रुपया है, आधा केला दे दो। तो देखना वो आधा केला देता है कि नहीं, देखना देखना, इस मांगने में क्या जाता है, देखना, ठीक है। तो जिस तरीके से आप आधा केला या आधा अंडा वो नहीं दे सकता है। सर बॉयल केला, अबे अंडा बॉयल ही, केला मांग लेना, चलो वेजिटेरियन है तू, केला मांग लेना। जिस तरीके से दुकानदार आधा केला तोड़ के नहीं दे सकता, उस तरीके से एटम के अंदर से आधा इलेक्ट्रॉन निकालना असंभव है। आधा इलेक्ट्रॉन आप तोड़ नहीं सकते हो कि एक चप्पल दे देगा, हाँ। तो कितना अच्छा लगेगा, मेरे दिल को सुकून मिलेगा अगर तुमको ऐसा, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ तो। आई विल बी वेटिंग फॉर दिस, और इसका वीडियो भी बना के भेजना, तो देख के और मुझे सुकून मिलेगा। तुम्हें चप्पल खाता हुआ देखूं, इससे ज्यादा सेटिस्फाइंग मेरे लिए क्या हो सकता है बताओ? देखो, तो किसी भी एटम से जो आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, वो इंटीग्रल मल्टीपल में इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। इंटीग्रल मल्टीपल का कहने का मतलब है होल नंबर में होगा। आधा पौना इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है, आधा पौना इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ओके सर, तो अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगी वो n टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगी। यहां पे अगर आप n को रखोगे तो n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ रख सकते हो, और यहां पे प्लस माइनस लिख दो। प्लस माइनस का क्या मतलब है? जब आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव चार्ज आएगी। एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन रखोगे तो एन को निगेटिव में रखना, वो निगेटिव चार्ज देगा। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन में Q बराबर निगेटिव आएगी, और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन में Q बराबर पॉजिटिव आएगी। तो जब इलेक्ट्रॉन की कमी करे तो चार्ज को पॉजिटिव रखना, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा करे तो चार्ज को निगेटिव रखना। बस कितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा कम कर रहा है वो ये नंबर होगा। तो यहां पे चार्ज क्वांटाइज्ड है,
चार्ज क्वांटाइज है कि इलेक्ट्रॉन का नंबर क्वांटाइज्ड है? बताओ, चार्ज क्वांटाइज्ड है कि इलेक्ट्रॉन का नंबर क्वांटाइज्ड है? सर इलेक्ट्रॉन का नंबर क्वांटाइज्ड है, जिसके वजह से किसी भी बॉडी पे जो चार्ज पॉसिबल होगा वो ई के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि मिनिमम पॉसिबल चार्ज कितना होता है बॉडी में, तो मिनिमम पॉसिबल चार्ज ई के बराबर होगी। नेक्स्ट पॉसिबल चार्ज, नेक्स्ट पॉसिबल मिनिमम पॉसिबल चार्ज, किसी भी बॉडी पे जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज है वो ई से कम हो सकता है क्या? किसी भी बॉडी पे जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज हो ई से कम हो सकता है क्या? नहीं। ई से कम कैसे करोगे? एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कम तो कर ही नहीं सकते, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, इतना चार्ज होता है। इससे कम चार्ज पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पॉसिबल चार्ज क्या होगा? नेक्स्ट पॉसिबल चार्ज 2e, उससे नेक्स्ट पॉसिबल चार्ज 3e, उससे नेक्स्ट पॉसिबल चार्ज 4e। तो यहां पे जो होल नंबर में है वो चार्ज है कि इलेक्ट्रॉन का नंबर होल होना चाहिए? देखो ये खुद चार्ज, सुनना बेटा, बच्चा ना क्वांटाइजेशन का मतलब समझता है कि वैल्यू होल नंबर में है। क्वांटाइजेशन का मतलब होल नंबर में आना नहीं। यहां पे क्वांटाइजेशन का मतलब होल नंबर थोड़ी ना हुआ। चार्ज जो मिनिमम है क्या होल नंबर में है? देखो तो मिनिमम चार्ज ये खुद ही फ्रैक्शन में है। क्वांटाइजेशन का मतलब होल नंबर नहीं, क्वांटाइजेशन का मतलब है कि जो भी उसकी वैल्यू है उसके दुगुना होगा, उसके 3 गुना होगा, उसके 4 गुना ही चार्ज पॉसिबल है। तो यहां पे होल नंबर में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का नंबर, चार्ज की वैल्यू नहीं। होल नंबर में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का नंबर, चार्ज की वैल्यू नहीं। समझ में आया? जैसे मैं अगर तुमसे पूछूं कि Q बराबर किसी बॉडी पे है 2.1 4.1 इंटू 10 टू द पावर -18 कूलम। अब बताओ ये चार्ज पॉसिबल है कि नहीं? दिस इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल चार्ज, नॉट पॉसिबल चार्ज। तो कोई भी चार्ज पॉसिबल है या नहीं है वो डिसाइड होगा Q बराबर एनी से। किससे डिफाइड होगा? Q बराबर एनी से। तो किसी भी बॉडी पे जो पॉसिबल चार्ज हो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई पे होना चाहिए। तो Q की वैल्यू ये दी हुई है, रख लो। Q की वैल्यू दी है 4.8 इंटू 10 टू द पावर -18 कूलम, दैट इज इक्वल टू n इंटू ई। ई इज अ नथिंग बट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जो कि होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो 16 से कैंसिल होगा, 16 3 48 3, और 10 का पावर 19, 10 का पावर -18 से कैंसिल होगा तो 10 का पावर 1 आएगा भाई। करके देख ले। तो n बराबर कितना आ गया? 30। तो n की वैल्यू होल नंबर में आनी चाहिए। अगर n तुम्हारा होल नंबर में है, इंटीजर है, फ्रैक्शन नहीं है, क्या है? इंटीजर है, तो ये चार्ज क्या होगा? पॉसिबल होगा। n अगर होल नंबर में है तो चार्ज क्या होगा? पॉसिबल होगा। अब अगर मैं तुम्हें लिखूं कि Q1 बराबर 0.3 कूलम, बताओ ये पॉसिबल है कि नहीं? ऑप्शन ए पॉसिबल, पॉसिबल, ऑप्शन बी नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। चलो ए और बी दोनों में से कोई टिक करोगे? आराम से देखो, एक चार्ज लिखा मैंने Q1 बराबर 0.3 कूलम। अब बताओ ये चार्ज पॉसिबल है कि नहीं है? आराम से देख लो। अगर पॉसिबल है तो ए, नहीं पॉसिबल है तो बी। आराम से देख लो। पॉसिबल है तो ए, नहीं पॉसिबल है तो बी। देख लो। हाँ भाई, अभी 2 क्लास लिया है, फिर से क्लास मुझे पढ़ाना है। मुझे भी पता है तुम भी पढ़ते आ रहे हो सुबह से। ऐसा नहीं कि मैं भी बैठूंगा, मैं भी पढ़ाने ही जाऊंगा। सेमीकंडक्टर पढ़ा रहा हूँ लक्ष्य में, तुरंत जाऊंगा पढ़ाने। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। तो ये चार्ज पॉसिबल है। जिन लोगों ने नॉट पॉसिबल दिया है फटाफट उठक बैठक कर ले। ए इज। अच्छा बी लगा के देखो कितने लोग गलत दिए हैं, और सबसे ज्यादा पहले कौन गलती किया है? 67% लोगों ने गलत दिया है, और बचा हुआ ये 28% लोगों ने सही किया है। ये तुम्हारी बेटा असली औकात है। तुम नालायक, गधे, बेवकूफ,
हाँ, टॉप रैंकर का नाम दिखा देते हैं। चेक लीडर बोर्ड, यस। प्रणिका मिंडा, आदित्य मेहता, ये वो लोग हैं जो तुरंत से देख के ही गलत टिक मार दिए। ये बेटा प्रणिका मित्तल, आदित्य मेहता, हर्ष पांडे, प्रथम खेलार और पटेल राहुल, तुम लोग कान पकड़ के अगले 5 मिनट तक एक पैर पे खड़ा रहोगे। कान पकड़ के अगले 5 मिनट तक एक पैर पे खड़ा रहोगे। 5 मिनट तक। साले गधे, नालायक, बेवकूफ। लो, ये क्या कराना पड़ रहा है मुझे यार, कितनी घटिया बातें। चार्ज लिखा है Q1 बराबर दिया है 0.3 कूलम। कोई भी चार्ज पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है कैसे पता चलता है? Q को N ही लिखो और फिर N की वैल्यू पता करो। ये 0.3 ये थोड़ी ना लिखा है, 0.3 कूलम है। अब 0.3 कूलम बराबर N इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से कूलम कटेगा तो ये सर इस पॉइंट से पॉइंट काटोगे तो 3/16 आ जाएगा। ठीक है, 3/16 इंटू 10⁻⁻19, ये आ गया तेरा N। तो N बराबर आ जाएगा 3/16 इंटू 10⁻19। अब 3/16 तेरा कट के मान ले कुछ भी आता है, मैं एक बार डिवाइड कर लेता हूं, 3/16 एग्जैक्ट निकाल लेता हूं। लो मेरा फोन ऑफ हो गया। तो 3/16 तेरा डिवाइड करके जो भी आएगा 0.28 के आसपास आ जाएगा। 16 दूना 28, 16 दूना 28 फिर 2 तो 0.2 तो यही कुछ आएगा। तो भाई 0.22 इंटू 10⁻19 है, 0.18 आ रहा। ठीक है, 18 आ रहा, चल 18 आ रहा, 1 इंटू 8 आ रहा, जो भी है। हाँ 16 दूना 32 होता है, सॉरी 18 आएगा, सही कह रहा हूं, मैंने गलत लिख लिया। 0.18 इंटू 10⁻19 है ये। ठीक, तो 10⁻19 में से 2 जीरो नीचे उठा लो, 18 इंटू 10⁻17 आ गया है। तो बताओ N क्या आया है? 18 इंटू 10⁻17। 18 इंटू 10⁻17 तो होल नंबर में है। तो तुम देखते हैं कैसे डिसाइड कर लिए कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तुम्हें लगा कि यहां पे जो N है वो फ्रैक्शन में है। कहां N फ्रैक्शन में है? ये N है क्या? क्या हो तुम, मतलब तुम सोचो, तुम खुद में ही सोचो, तुम कितनी गधे हो, कितने बड़े बेवकूफ हो, कितने नालायक हो यार, तो क्या हो। चल मान ले ये मैंने चार्ज लिखा Q बराबर कूलम बटा 10। बताइए पॉसिबल है? निकाल के देख ले। दूसरा Q बराबर 0.337 C, पॉसिबल है, निकाल के देख ले। कूलम अपने आप में एक बहुत बड़ा चार्ज होता है। Q इज इक्वल टू 0.1 E, नॉट पॉसिबल है, निकाल के देख ले। क्योंकि 0.1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है तो Q को लिखेगा N, E से E कटेगा, N आएगा 0.1, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब तू कूलम लिख रहा है तो Q को फिर N लिख, E की वैल्यू पुट कर, फिर सॉल्व कर। भाई मेरे समझ, अगर मैं चार्ज को लिखता हूं 0.1 E तो इसका मतलब ये 0.1 कूलम थोड़ी ना, 0.1 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। तो 0.1 और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को तू लिखेगा E, और Q बराबर तेरा क्या होता है N, तो E से E कट जाएगा। N बराबर तेरा क्या आया 0.1 फ्रैक्शन में, इसलिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब तू इसको चेक करेगा तो Q बराबर लिखे नहीं, और E से तो C कटेगा नहीं, उधर E की वैल्यू रख, फिर सॉल्व कर। चमक रहा है क्या? चमक रहा है मैं क्या कह रहा हूं? चमक रहा है बेटा मैं क्या कह रहा हूं? चमक रहा है मैं क्या कह रहा हूं? क्वांटाइजेशन का मतलब समझ में आया? क्वांटाइजेशन में का मतलब क्या होता है? चार्ज की वैल्यू होल नंबर में होनी चाहिए, चार्ज की वैल्यू होल नंबर में होनी चाहिए कि N की वैल्यू होल नंबर में होनी चाहिए? N की वैल्यू होल नंबर में होनी चाहिए, N की वैल्यू इंटीजर आना चाहिए, क्योंकि जो चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। तो चार्ज की वैल्यू तो फ्रैक्शन में हो सकता है, चार्ज की वैल्यू फ्रैक्शन में हो सकता है, N तुम्हारा होल नंबर में आना चाहिए। N तुम्हारा किस में आना चाहिए? होल नंबर में आना चाहिए। चार्ज कंजर्व होता है बेटा, चार्ज कैनॉट बी क्रिएटेड, कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अबाउट इलेक्ट्रॉनिक, नॉट ट्रू अबाउट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, नॉट ट्रू अबाउट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये तेरा होमवर्क है, कर लेना, ये भी तेरा होमवर्क है, कर लेना, और ये भी तेरा होमवर्क है, कर लेना। 10 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से कितनी चार्ज आएगी जाएगी, ये भी तेरा होमवर्क है, कर लेना। पूरी चार्ज पे बेटा पीएचडी हो जाएगी। तो बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ चार्ज, फैराड,
कोलम्ब होता है, ये भी होता है, फैराडे भी होता है, ये दिस इज नॉट अ यूनिट ऑफ चार्ज। तो आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा? फर्स्ट। क्लियर है क्या? चलो धन्यवाद। ये भी कर लेना, ये तेरा होमवर्क है। ये मैं होमवर्क सारे नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय। चलो चलो, हो गया, निकलो। बैगन जैसी शक्ल का मनहूस इंसान, भाग यहां से, निकल पक।